हेलो क्लास 8th। ये आप में साइंस का क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का पार्ट 4 है। तो आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट अफेक्टेड बाय कंटिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इन अ फील्ड। समझाइए कि किस खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, अगर हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूस क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं क्रॉप्स को सॉइल पर, तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। कॉन्टिन्यूस प्लांटेशन से जो क्रॉप होती है इन अ फील्ड के अंदर मेक्स द सॉइल डेफिशिएंट इन अ सर्टेन न्यूट्रिएंट सच एज द नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम एक्सेट्रा। तो खेत में लगातार फसलें उगाते हैं ना जब हम तो उसमें मिट्टी के कुछ पोषक तत्व को की कमी हो जाती है। जैसे कि हम जिस भी चीज़ को बहुत अनलिमिटेड अमाउंट में यूज़ करेंगे तो क्या होगा, उस पर कुछ ना कुछ इफेक्ट तो पड़ेगा। तो हम अगर लगातार क्या कर रहे हैं, क्रॉप प्रोडक्शन करे जा रहे हैं किसी न किसी सॉइल पर, तो उसकी जो न्यूट्रिएंट है, यानी कि जो उसके अंदर पोषक तत्व है, उनकी क्या होती जाएगी, कमी होती जाएगी। जैसे हमारे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम आदि। ये पोषक तत्व पौधों की वृद्धि के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। और सॉइल के में लगातार प्लांटेशन से क्या हो जाएगा, इन चीज़ों की कमी हो जाएगी। जब मिट्टी का खोए हुए पोषक तत्वों की भरपाई करने का समय नहीं मिलता, तो फसल की पैदावार अपने आप क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो जब ये जो न्यूट्रिएंट जो ज़रूरी है प्लांट की ग्रोथ के लिए, वो उसको नहीं मिलेंगे, रेप्लेनिश नहीं होगी सॉइल, और अपने सारे न्यूट्रिएंट को वो लॉस कर लेगी, तो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली क्या होती है, डिक्रीज होती चली जाती है। तो हमें पता चला कि अगर हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूस प्लांटेशन कर रहे हैं क्रॉप के अंदर, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो कंटिन्यू प्लांटेशन करने से ना क्रॉप्स के ऊपर क्या आ जाएगा, क्रॉप्स की फील्ड जो है ना, क्रॉप्स की यील्ड वो कमी होती चली जाएगी। वो उसका मेन कारण क्या है कि उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट है जो जरूरी होते हैं प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, वो क्या होते चले जाएंगे, कम होते चले जाएंगे। और इनको इंक्रीज करने के लिए सॉइल को रेप्लेनिश करना जरूरी है। जब तक वो रेप्लेनिश नहीं होंगे तो क्रॉप्स की क्या नहीं हो पाएगा, क्रॉप्स की यील्ड जो है वो इंक्रीज नहीं कर पाएगी। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 17। व्हाट आर द ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। सिंचाई के लिए तरीके कौन कौन से हैं। तो वेरियस ट्रेडिशनल मेथड है जो सिंचाई के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे मोड यानी कि पुली सिस्टम, खाई या पुली प्रणाली, चेन पंप करना, ढेकली ढेकली और राहत लेवर सिस्टम यानी कि राहत। तो ये हमारे ट्रेडिशनल मेथड है जो सिंचाई करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 18। वाई इज नेसेसरी फॉर रिमूव वीड्स और व्हाट इज अ वीडिंग नेसेसरी। खरपतवार नाशक निकालना क्यों आवश्यक है, या फिर खरपतवार निकालना क्यों आवश्यक है। देखो, खरपतवार होता क्या है, हमें पता है कि क्रॉप्स के अंदर, क्रॉप्स में जब अनवांटेड प्लांट्स अपने आप ही ग्रो कर लेते हैं और उन क्रॉप्स का न्यूट्रिशन टेक आउट करने लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, वीड्स कहते हैं। जब उनको हटाना जाता है, उन वीड्स को हटाया जाता है, उस प्रोसेस को वीडिंग किया जाता है, वीडिंग कहते हैं। और उनको हटाने के लिए जो प्रोसेस होती है, जो चीज़ें हम उसमें एडअप करते हैं, उन्हें वीडीसाइड्स बोला जाता है। तो द रिमूवल ऑफ अ वीड इज कॉल्ड वीनिंग। खरपतवारों को हटाने का को निराई कहते हैं। वीडिंग ज़रूरी होती है। वीड्स कंप्लीट विद द क्रॉप प्लांट्स फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस एंड लाइट। क्योंकि खरपतवार पानी, पोषक तत्वों, जगह और रोशनी के लिए फसल के पौधों को प्रतिस्पर्धा करते हैं। ये अफेक्ट करता है ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स की। ये फसल की जो ग्रोथ होती है उस पर, वृद्धि पर क्या करते हैं, अफेक्ट डालते हैं, प्रभावित करते हैं। सम फीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग। कुछ जो खरपतवार होते हैं कटाई में भी बाधा डालते हैं और जानवरों और मनुष्य के लिए जहरीले हो सकते हैं। तो उनकी ग्रोथ के लिए भी अफेक्ट करते हैं और मनुष्य के लिए, जानवरों के लिए भी क्या होते हैं, वो जहरीले होते हैं। तो ये हमारी वीड्स की वीडिंग साइड करना इसलिए ज़रूरी है, वीडिंग करना इसलिए ज़रूरी है कि अनवांटेड क्रॉप्स ना ग्रो हो और हमारी हेल्थ को कोई इफेक्ट ना पड़े। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट इज़ मैन्योर एंड हाउ इट इज़ प्रिपेयर्ड। खाद क्या है और इसे कैसे तैयार किया जाता है। हाउ इज ऑर्गेनिक मैन्योर ऑब्टेन्ड। जैविक खाद कैसे प्राप्त की जाती है। तो मैन्योर आपको पता है नेचुरली फॉर्म्ड आउट होती है हमारे को। मैन्योर जो है एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो ऑब्टेन्ड होता है डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट से। खाद एक जैविक पदार्थ है जो पौधे या पशु के अपशिष्ट अपघटन से प्राप्त होता है। जो डेड डिकेइंग मटेरियल होता है, डिकम्पोज हो जाता है प्लांट और एनिमल के, उनसे हमें क्या मिलता है, मैन्योर होता है। Farmer dump plant and animal waste in a pit at a open places and allow it to decompose। जो किसान होते हैं ना,
वो पौधे और पशु के अपशिष्ट को खुले स्थानों पर गड्ढों में डालते हैं और उसे सड़ने के लिए, डिकम्पोज होने के लिए छोड़ देते हैं। जो डिकम्पोजिशन होता है कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो कुछ अपघटन के द्वारा, कुछ सूक्ष्म जीवों के द्वारा इनका क्या हो जाता है, अपघटन हो जाता है, डिकम्पोजिशन हो जाता है। और ये जो डिकम्पोज मैटर होता है उसे एक ऑर्गेनिक मैन्योर की तरह यूज किया जाता है। अपघटित पदार्थ का उपयोग जैविक खाद के रूप में किया जाता है। इस तरीके से मैन्योर को यूज किया जाता है, मैन्योर प्रिपेयर की जाती है। तो जितने भी हमारे क्या होते हैं, डेड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल होते हैं, उनको फार्मर क्या करता है, ओपन मतलब खुले मैदान वगैरह में एक गड्ढे के अंदर, पिट के अंदर कलेक्ट करता है और उसको डिकम्पोज होने के लिए छोड़ देता है। कुछ हेल्पफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से वो सड़ने स्टार्ट हो जाता है और एक ऑर्गेनिक मैन्योर में चेंज हो जाता है, और जो कि हम प्लांट्स की ग्रोथ के लिए ये जो यूजफुल होते हैं। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 20। वाई इज वाटर एसेंशियल फॉर प्लांट? डिस्कस। पौधों के लिए जल क्यों आवश्यक है, चर्चा कीजिए। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। पानी बहुत जरूरी है क्योंकि सूखे की स्थिति में बीजों का अपकरण नहीं हो पाता, क्योंकि जब भी चीज़ें ड्राई रहेंगी उसमें क्या नहीं हो पाएगा, बीजों का अपकरण नहीं हो पाएगा। न्यूट्रिएंट डिजॉल्व इन वाटर गेट ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। पानी में घुले पोषक तत्व पौधों के हर जगह में पहुंचाते हैं। जो वाटर होता है वो सारे के सारे ऑल पार्ट्स के अंदर क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है जो भी हमारे पास न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं। वाटर प्रोटेक्ट करता है क्रॉप को फ्रॉम ब्रोथ, फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट। पानी फसल को पाले और गर्म हवाओं के झोंकों से भी बचा के रखता है। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ सॉइल फॉर हेल्थी क्रॉप ग्रोथ। स्वस्थ फसल विकास के लिए भी मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए खेतों में नियमित रूप से पानी देना जरूरी है। हेल्थी क्रॉप ग्रोथ के लिए फील्ड हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। तो जो हमारी क्रॉप्स होती है उनकी हेल्थी ग्रोथ के लिए भी पानी डालना क्रॉप्स के अंदर प्रॉपर जरूरी होता है। तो वाटर एसेंशियल क्यों होता है हमारे लिए, क्योंकि उसकी ग्रोथ के लिए, उसको ड्राई कंडीशन से बचाने के लिए, उसके सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट होते हैं प्लांट्स के अंदर उसको ऑल पार्ट्स में ट्रांसफर करने के लिए, उसको ड्राइनेस और मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए, हॉट एयर से, और जो हमारी क्या होती है फ्रॉस्ट एयर होती है उससे उसको सेव करने के लिए वाटर बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स के लिए, प्लांट्स के लिए वाटर एसेंशियल मैटर है। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें आपको बोला गया है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ सीड। क्या कैरेक्टर होता है अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों की, क्या क्या विशेषताएं होती है, क्या क्या कैरेक्टर आपको देखने को मिलते हैं। तो फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड क्वालिटी सीड। अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों के लिए विशेषताएं निम्नलिखित है। इट शुड बी क्लीन, यह साफ होना चाहिए। इट शुड बी हेल्थी एंड ऑफ गुड वैरायटी, यह स्वस्थवर्धक और अच्छी किस्म का होना चाहिए। इट शुड हैव हाई ईल्ड, इसकी उपज अच्छी होनी चाहिए। इट शुड बी डिजीज रेसिस्ट, यह रोगी प्रतिरोधी होना चाहिए। तो ये हमारा कैसे होने चाहिए, जो हेल्थी सीड्स होते हैं वो क्लीन होने चाहिए, हेल्थी होनी चाहिए हमारी हेल्थ के लिए, हमारी गुड वैरायटी होनी चाहिए इनकी, और इसकी उपज उच्च होनी चाहिए, और ये रोग प्रतिरोधी भी होने चाहिए। तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक है सारे के सारे गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स के। ओके। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 22। वाई इज नेसेसरी टू ड्राई हार्वेस्टेड फूड फ्रॉम ग्रेन्स बिफोर। भंडारण से पहले काटे गए खाद्यान्न को सुखाना क्यों आवश्यक होता है, उनको क्या करना, ड्राई करना क्यों जरूरी होता है हार्वेस्टिंग के बाद। द फ्रेश क्रॉप हैज मोर मॉइस्चर। वाई इज नेसेसरी टू ड्राई द हार्वेस्टेड फूड ग्रेन्स बिफोर स्टोरेज। भंडारण से पहले काटे खाद्यान्न को सुखाना क्यों आवश्यक होता है। देखो, हमें क्या करना पड़ता है, भंडार करने, इकट्ठा करने से पहले है ना, सारे के सारे जो खाद्यान्न होते हैं उनको सुखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन फ्रेश एयर हैज़ मोर मॉइस्चर। जो ताज़ा फसल होती है, फ्रेश क्रॉप्स होती है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्या होता है, मॉइस्चर होता है, वाटर प्रेजेंट होता है। तो इफ़ ईजी फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन सीड आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, दे मे बी स्पॉइल और अटैक्ड बाय ऑर्गेनिज्म और लूजिंग देयर जर्मिनेशन कैपेसिटी। बिना संग्रहित किए जाता है, अगर उनको क्या करें, बिना सुखाए बिना रखा जाता है तो वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, या जीवों के द्वारा उन पर हमला हो जाता है, जिससे उनकी अंक्रमण की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ग्रोथ यानी कि जर्मिनेशन की जो पावर होती है वो कैपेसिटी क्या हो जाती है, लो हो जाती है। तो इसलिए उन्हें स्टोरिंग से पहले क्या करा जाता है, ग्रेन्स को प्रॉपरली ड्राई किया जाता है, सुखाया जाता है, सन टू ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर, उनके मॉइस्चर को कम करने के लिए। इसलिए उन्हें संग्रहित करने से पहले उसमें नमी को कम करने के लिए अनाज को धूप में ठीक से
सुखाया जाता है। इससे कीटों, जीवाणु और कवक के हमले से इन्हें रोका जाता है। इसलिए इन्हें बचाया जाता है किससे? कीटाणु के अफेक्ट से, बैक्टीरिया, पेस्ट वगैरह, फंगी। तो स्टोर करने से पहले इसलिए उसको सुखाया जाता है क्योंकि जो हमारी क्रॉप्स होती है उसके अंदर क्या होता है? मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, और अगर उसको मॉइस्चर के साथ ही रख दिया जाएगा तो क्या होगा? क्रॉप्स जो है हमारी स्पॉइल हो जाएगी और इजीली अटैक कर दी जाएगी किसके थ्रू? ऑर्गेनिक्स के थ्रू, और उनकी जो जर्मिनेशन की कैपेसिटी भी है वो क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 23। इसमें बोला गया है वाई ड्रिलिंग इज द बेस्ट मेथड फॉर सोइंग द सीड। बीज बोने के लिए ड्रिलिंग सबसे अच्छा मेथड क्या है? तो बीज बोने के लिए एक्सप्लेन करना है हमें कि ड्रिलिंग मेथड क्या है और ये क्यों बेस्ट है। नाउ डेज द सीड ड्रिल इज यूज्ड फॉर सोविंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। आजकल ट्रैक्टर की मदद से बुवाई के लिए सीड ड्रिल के इस्तेमाल किया जाता है। तो बुआई करने के लिए सीड ड्रिल का यूज़ करते हैं, किसकी हेल्प से? ट्रैक्टर की हेल्प से। सीड ड्रिल ऑन द सीड्स यूनिफॉर्मली एट अ प्रॉपर डिस्टेंस एंड डेप्थ। सीड ड्रिल के थ्रू क्या होता है? जो बीज होता है वो उचित दूरी पर और उचित गहराई पर समान रूप से बोया जाता है। इट एंश्योर दैट सीड गेट कवर्ड बाय सॉइल आफ्टर सोविंग। यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी को ढक दें। दिस प्रिवेंट डैमेज कॉज्ड बाय बर्ड्स। इससे क्या होता है? पक्षियों द्वारा होने वाले नुकसान से भी रोका जा सकता है। सोइंग बाय द सीड ड्रिल सेव टाइम एंड लेबर। सीड ड्रिल से बुआई करने से समय और मेहनत दोनों की बचत होती है। हैंस इट इज़ कंसिडर्ड अ बेस्ट मेथड ऑफ सोविंग। इसलिए ये क्या है? हमारा सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। तो सीड ड्रिल मेथड हमारा क्या होता है? सबसे बेस्ट मेथड इसलिए माना जाता है सोविंग करने के लिए, बीज बोने के लिए, क्योंकि इसमें क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस पर और इक्वल डेप्थ पर क्या करा जाता है? बीज को बोआ जाता है, जिससे क्या होता है? और उसे फिर मिट्टी से ढक दिया जाता है, जिससे वो पक्षियों से होने वाले नुकसान से भी क्या हो जाता है? बच जाते हैं। माना जाता है कि इससे क्या होता है? टाइम भी सेव होता है और क्या होता है? कम मेहनत लगती है, इसलिए इसको बेस्ट मेथड माना जाता है। क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ स्प्रिंकलर सिस्टम ऑफ इरीगेशन। सिंचाई का स्प्रिंकलर प्रणाली का क्या लाभ है? आपको पता है इरीगेशन के जो मॉडर्न मेथड है वो टू मेथड्स है हमारे। एक हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम है, दूसरा हमारा ड्रिप सिस्टम है। तो हमें एडवांटेजेस बताने हैं स्प्रिंकलर सिस्टम की। तो स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है? द सिस्टम इज अ मोर यूजफुल ऑन इवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। यह प्रणाली असहमत भूमि पर अधिक उपयोगी है जहाँ पर पर्याप्त जल उपलब्ध नहीं होता। तो जहाँ पर जो वाटर की क्वांटिटी होती है ना वहाँ बहुत कम होती है, वहाँ पर ये सिस्टम सबसे ज़्यादा क्या रहता है? बेस्ट होता है। इसके अंदर क्या होता है? वाटर गेट स्प्रिंकलर्ड ऑन द क्रॉप्स इफ इट इज़ रेनिंग। फसल पर पानी ऐसे छिड़का जाता है मानो जैसे बारिश हो रही है। तो स्प्रिंकलर सिस्टम में पानी ऐसे ड्रॉप ड्रॉप करके क्या होता है? गिरता है, जिससे ऐसा लगता है कि यहाँ पर क्या हो रही है? वर्षा होती है, और लिमिटेड अमाउंट में वाटर क्या होता है? उस पर क्रॉप्स को दिया जाता है। स्प्रिंकलर इज़ वेरी यूजफुल फॉर सैंडी सॉइल। रेतीली मिट्टी के लिए ये स्प्रिंकलर सिस्टम बहुत ज़्यादा क्या माना जाता है? उपयोगी माना जाता है। वाटर इज आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड मोर इवनली अक्रॉस क्रॉप, हेल्पिंग टू अवॉइड वेस्टेज। इससे फसलों में पानी का वितरण समान रूप से होता है, और जिससे पानी की बर्बादी रोकने में भी क्या मिलती है? मदद मिलती है। तो जो हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम है इससे क्या होता है? वेस्टेज कम होता है। जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, और इसमें पानी इस तरीके से क्रॉप्स को दिया जाता है जैसे कि रेन की तरह, क्योंकि ये स्प्रिंकलर सिस्टम है तो रेन की तरह पानी उसको दिया जाता है, और ये रेतीली मिट्टी में बहुत ज़्यादा क्या होता है? यूज़फुल होता है। क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। कृषि पद्धति में क्या क्या चरण शामिल है? तो स्टेप्स जो इन्वॉल्व है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में वो क्या है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी की तैयारी, सोविंग, बुआई करना, एडिंग ऑफ मिन्योर एंड फर्टिलाइजर, खाद और उर्वरक को डालना। तो देन उसके बाद इरिगेशन होगा, सिंचाई की जाएगी, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वेट्स, फिर उसको खरपतवार से सुरक्षा दी जाएगी, फिर देन उसकी हार्वेस्टिंग, कटाई होगी, फसल का काटना, और फिर उसको स्टोर करके रखना। तो ये स्टेप्स होते हैं जो क्रॉप्स को उगाने के लिए किए जाते हैं। सबसे पहले प्रिपरेशन करना सॉइल का, देन सोविंग करना, बीजों को बोना, फिर उसके अंदर मैन्योर और फर्टिलाइज़र देना, फिर उनके अंदर फिर इरिगेशन करना, यानी कि पानी पहुंचाना। उनमें अलग अलग मेथड से जो हमने पढ़े हैं, ट्रेडिशनल मेथड अलग पढ़े हैं हमने, और जो ओल्ड मेथड्स थे जो हमारे न्यू मेथड है वो अलग पढ़े हैं। फिर प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, फिर उनको वीड से बचाना, देन उनकी क्या होनी? हार्वेस्टिंग, कटाई करनी, और फिर इसको क्या करना? स्टोर करके रखना। क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। वाई ऑर्गेनिक मैन्योर कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर्स।
व्हाट एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर, जैविक खाद में उर्वरकों को बेहतर क्यों माना जाता है, अथवा जैविक खाद में क्या लाभ है। देखो मैन्योर को बेस्ट क्यों माना जाता है फर्टिलाइजर से। द ऑर्गेनिक मैन्योर कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर, दिस इज बिकॉज जैविक खाद उर्वरकों से बेहतर माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इट एनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, यह मिट्टी की जल धारणा क्षमता को बढ़ाता है, क्योंकि मैन्योर क्या करता है, जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है सॉइल में उसको इंक्रीज करता है। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम ईजी, यह मिट्टी को छिद्रयुक्त बनाता है, जिससे क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान आसानी से हो जाता है। जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, वो ईजिली हो जाता है। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, इससे मित्रवत सूक्ष्म जीवों की संख्या भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, इससे मिट्टी की बनावट भी क्या होती है, अच्छी होती है। और देन मिट्टी की बनावट में भी क्या होता है, सुधार होता है। और ये है ना, अफेक्ट नहीं पहुंचाता सॉइल को कोई भी, यानी कि इसके पॉजिटिव रिजल्ट रहते हैं, इसका कोई भी नेगेटिव इफेक्ट सॉइल्स पर नहीं जाता है। इसलिए जो मैन्योर होता है वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है फर्टिलाइज़र से। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है, वीट इज सोन इन द खरीफ रीजन, व्हाट वुड हैपन, डिस्कस। यदि खरीफ मौसम में गेहूं को बोया जाएगा तो क्या होगा। देखो वीट इज़ अ रबी क्रॉप, वीट जो है हमारी एक रबी क्रॉप है, एंड ग्रोन इन अ विंटर सीजन, और इसे क्या कब उगाया जाता है, सर्दियों के मौसम में, विंटर सीजन में। गेहूं एक रबी फसल है और सर्दियों के मौसम में उगाई जाती है। दैट टाइम पीरियड इज जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च, इनका समय अवधि आमतौर पर अक्टूबर से मार्च तक का होता है। इट नीड कूल ड्राई एंड अ क्लियर क्लाइमेट फॉर बेटर ग्रोथ एंड ईल्ड, बेहतर विकास और उपज के लिए इसे ठंडी, शुष्क और साफ जलवायु की आवश्यकता होती है। खरीफ सीजन इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर, जो खरीफ का सीजन होता है, मौसम होता है, वो आमतौर पर जून से सितंबर तक का होता है। खरीफ क्रॉप रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर, खरीफ के फसलों को बढ़ने के लिए भारी मात्रा में पानी की और गर्म मौसम की आवश्यकता होती है। यदि खरीफ के मौसम में गेहूं को उगाया जाता है तो यह प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी, क्योंकि गर्म और आर्द्र जलवायु में गेहूं की खेती के लिए आदेश नहीं दिए हैं। तो द इन वीट खरीफ ग्रो इन खरीफ सीजन, इट विल बी अफेक्टेड एडवर्सली एज अ हॉट एंड अ ह्यूमिड क्लाइमेट इज नॉट आइडल फॉर कल्टिवेशन ऑफ वीट। जो वीट हमारी क्या है, एक है ना रबी क्रॉप है, और जबकि खरीफ के सीजन में वो नहीं ग्रो कर सकती, क्योंकि रबी क्रॉप का कब होती है ग्रो, वो अक्टूबर टू मार्च में होती है। उसको लिमिटेड अमाउंट में क्या चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है। ये कूलर ड्राई एंड क्लियर क्लाइमेट पर क्या करती है, ग्रोथ करती है। बट जो हमारा खरीफ क्रॉप है उसका है ना अपोजिट होता है, वो जून टू सितंबर में ग्रो किया जाता है, और उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, और उस टाइम पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा हॉट नहीं टेम्परेचर होता है। तो उस टाइम पर इसको ग्रो करना, जब उस टाइम पर क्या होता है, बरसात का मौसम होता है, ह्यूज अमाउंट में, भारी मात्रा में पानी की ज़रूरत होती है। और जबकि वीट को सफिशेंट अमाउंट में वाटर चाहिए जाता है, ज़्यादा अमाउंट में वाटर उसको नहीं चाहिए होता है, इसलिए सफिशेंट नहीं होगा वीट को खरीफ में कल्टीवेट करना। क्लियर, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 3 टूल्स यूज फॉर प्लफिंग, राइट द फंक्शन। जुताई के लिए उपयोग किए जाने वाले 3 औजारों के नाम बताना है। टूल्स यूज फॉर फ्लफिंग, जुताई के लिए प्रयुक्त उपकरण। पहला आता है हमारा प्लफ, दिस इज बिंग यूज सिंस अनसाइन टाइम फॉर टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, रिमूविंग वीड्स एंड स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल। सबसे पहले हमारा प्लफ आता है, इसका प्रयोग प्राचीन काल से ही मिट्टी को जोतने के लिए, फसल में उर्वरक डालने के लिए, खरपतवार हटवाने के लिए और मिट्टी को खुरचने आदि के लिए किया जाता था। देन हमारे पास आता है हो, ये एक सिंपल टूल है दैट इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। जो कुदाल हमारा है, यह एक सरल उपकरण है, इसका उपयोग खरपतवार हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए यूज़ होता है। दैन उसके बाद आता है हमारा कल्टीवेटर। नाउ डेज प्लफिंग इज डन बाय अ ट्रैक्टर कल्टीवेटर, द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव लेबर एंड टाइम। कल्टीवेटर आजकल जुताई ट्रैक्टर चलित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम और समय दोनों की क्या होती है, बचत होती है। तो हमारा ये कल्टीवेटर हो एंड प्लफ टूल्स है, जिसमें वो प्लफिंग में हेल्प करते हैं। प्लफ हमें पता है पहले के टाइम से यूज़ किया जा रहा है, टेलिंग करने के लिए, फर्टिलाइजर्स को ऐड करने के लिए, क्रॉप्स के अंदर रिमूव करने के लिए वीड्स, और क्या करने के लिए, स्क्रैपिंग खुरचने के लिए। हु जो हमारा एक सिंपल टूल होता है, जो रिमूव वीड्स को हटाने के लिए, सॉइल को लूज करने के लिए यूज़ किया जाता है। और कल्टीवेटर जो है हमारा इस टाइम पे यूज़ किया जा रहा है, इसे टाइम
और लेबर दोनों सेव होती है। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ अ प्लफ वर्क। एक हल कैसे काम करता है। प्लफ इज यूज्ड फॉर टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड, स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल। जो हल का उपयोग है वो मिट्टी को जोतने, फसल में खाद को डालना, खरपतवार को हटाना, मिट्टी को खुरचना आदि के लिए किया जाता है। दिस इम्प्लीमेंट इज मेड अप ऑफ वुड एंड ड्रॉन बाय ए पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स। यह लकड़ी से बना हुआ होता है और इसे बैल या अन्य जानवरों जैसे घोड़ा, ऊंट आदि की जोड़ी द्वारा खींचा जाता है। इसमें एक मजबूत त्रिकोणीय लोहे की पट्टी होती है। इट कंटेन अ स्ट्रिंग ट्रायंगुलर स्ट्रिप कॉल्ड अ प्लफ शेयर। पट्टी होती है जिसे हल्का फॉल कहा जाता है, प्लफ शेयर कहा जाता है। जो मेन पार्ट होता है वो पार्ट होता है प्लफ का इज अलोंग लॉग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड प्लफ शाफ्ट। हल का एक मुख्य भाग लकड़ी का एक लंबा लट्ठा होता है जिसे हल का शाफ्ट कहा जाता है। देर इज अ हैंडल, इसे क्या कहा जाता है, प्लफ शाफ्ट। देर इज हैंडल एट वन एंड ऑफ अ शाफ्ट। शाफ्ट के एक सिरे पर यह एक हैंडल होता है। द अदर एंड इज अटैच्ड टू अ बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक। दूसरा सिरा एक बीम से जुड़ा हुआ होता है जिसे बैलों की गर्दन पर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल और एक आदमी को आसानी से चला सकता है। The other end is attached to a beam which is placed on a bull's neck. One pair of bulls and a man can easily operate the plough. Clear? तो हमारा प्लव किस तरीके से वर्क करता है, कैसा ये इंस्ट्रूमेंट होता है। प्लव जो होता है, प्लव शाफ्ट तो इसमें होते हैं, प्लव शेयर होते हैं। एनिमल्स की हेल्प से इसको क्या करा जाता है, मूव करवाया जाता है। और ये यूज़ किया जाता है टिलिंग करने के लिए, फर्टिलाइजर्स डालने के लिए, क्रॉप्स ऐड करने के लिए क्रॉप्स के अंदर, और रिमूव करने के लिए वीड्स को। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाटर वीड्स, हाउ कैन वी कंट्रोल दैम। खरपतवार क्या है, हमें उन्हें कैसे रोकना चाहिए। इन द फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप। दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। वीड्स कैन बी कंट्रोल इन द फॉलोइंग वेज। किसी खेत में फसल के साथ साथ कई अन्य अवांछनीय पौधे भी प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं। इन अवांछनीय पौधों को खरपतवार कहते हैं। खरपतवारों को निम्नलिखित तरीकों से नियंत्रित किया जा सकता है। टिलिंग बिफोर सोविंग ऑफ क्रॉप हेल्प इन अपरूटिंग एंड किलिंग द वीड्स। फसलों की बुआई से पहले जुताई करने और खरपतवारों को उखाड़ने और मारने में मदद मिलती है। तो बुआई से पहले क्या होता है, फसलों की बुआई से पहले जुताई करने पर खरपतवारों को उखाड़ने और मारने में मदद मिलती है। मैनुअल रिमूवल होना वीड्स का, अपरूटिंग और कटिंग close to the ground from time to time is done helping of खुरपी। A seed drill is also used for uproot weeds। समय समय पर खरपतवारों को उखाड़कर या जमीन के पास से काटकर हाथ में निकालना या खुरपी की मदद से किया जाता है। खरपतवारों को उखाड़ने के लिए सीड ड्रिल का भी इस्तेमाल किया जाता है। वीड्स आर आल्सो कंट्रोल्ड बाय सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडिसाइड्स। इसमें क्या होता है, खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए कुछ रसायनों का भी इस्तेमाल किया जाता है जिन्हें खरपतवार नाशक कहते हैं, जैसे 2,4-D। खरपतवारों को मारने के लिए इनका खेतों में छिड़काव किया जाता है। वीड्स से कंट्रोल किए जाते हैं यूज़ करने से बहुत सारे केमिकल्स लाइक जिन्हें वीडिसाइड कैसे लाइक 2 और 4D। ये केमिकल स्प्रे करे जाते हैं फील्ड के अंदर और किल करते हैं किसको, वीड्स को। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, व्हाट इज़ इरीगेशन, डिस्क्राइब 2 मेथड्स ऑफ इरीगेशन विच कंजर्व वाटर। सिंचाई क्या है, सिंचाई की 2 विधियाँ बतानी है जो जल संरक्षण में मदद करती है। जब सप्लाई होती है वाटर की क्रॉप पे एट डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम, उसे इरीगेशन कहा जाता है। फसलों में अलग अलग अंतराल पर पानी की आपूर्ति की जाती है तो जिसे सिंचाई कहते हैं। पहला मेथड आता है हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम। दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। ये सिस्टम असमतल भूमि पर अधिक उपयोगी होता है जहाँ पर पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं होता। जहाँ पर हमें पानी बहुत कम मिलता है वहाँ पर ये सिस्टम बहुत ज़्यादा क्या होता है, यूजफुल होता है। इसमें क्या होता है, परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन अ टॉप। लंबवत पाइप जिसके ऊपर घूमने वाले नोखले हैं, नियमित अंतराल पर मुख्य पाइपलाइन से जड़ होती है। जब पंप की मदद
से दबाव के मुख्य पाइप के माध्यम से पानी को बहने दिया जाता है, जो यहाँ यहाँ घूमने वाले नोजल से बाहर निकल जाता है। यह फसल पर इस तरह छिड़का जाता है जैसे बारिश हो रही है। और रेतीली मिट्टी के लिए स्प्रिंकलर सिस्टम बहुत ज़्यादा क्या होता है, यूज़फुल होता है। वाटर अलाउ किया जाता है फ्लो थ्रू द main pipe under pressure with the help of pump. It escapes water from the rotating nozzles. ये स्प्रिंकलर्ड होता है इस तरीके से क्रॉप्स पर एफ इट इज़ रेनी, जैसे रेन हो रही है। और ये हमारा स्प्रिंकलर सैंडी सॉइल में बहुत ज़्यादा क्या होता है, बेनिफिशियल होता है। तो स्प्रिंकलर सिस्टम यानी कि हमारा एक रेन की तरह पानी को होना, ये उस एरिया में ज़्यादा यूज़फुल होता है जहाँ पे पानी की कैपेसिटी मतलब वहाँ पर वाटर हमारा बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। अब हमारा आता है ड्रिप सिस्टम। इन दिस सिस्टम वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एज पोजिशन ऑफ द रूट। इस सिस्टम में पानी जड़ों में ठीक ऊपर से बूंद बूंद करके गिरता है, इसलिए इसको ड्रिप सिस्टम कहते हैं। ये बेस्ट टेक्निक है फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट गार्डन एंड ट्रीज। ये फलों में, पौधों के बीच और पेड़ों में पानी देने की सबसे अच्छी तकनीक है। द सिस्टम प्रोवाइड वाटर टू प्लांट ड्रॉप बाय ड्रॉप, वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल। इस सिस्टम के अंदर जो पौधों को बूंद बूंद करके पानी मिलता है, इससे पानी बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होता, इसलिए ये बहुत ज़्यादा क्या है, बेनिफिशियल है। तो हमारे दो मेथड हमने पढ़े हैं इरिगेशंस के, एक स्प्रिंकलर सिस्टम, एक ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम वो जिसमें रेन की तरह वाटर डिस्ट्रीब्यूट होता है क्रॉप्स के अंदर, और ड्रिप सिस्टम जिसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी दिया जाता है। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाट इज टिलिंग ऑफ सॉइल इम्पोर्टेंट। मिट्टी की जुताई क्यों महत्वपूर्ण है। या फिर लिख सकते हैं लूजनिंग ऑफ अ सॉइल इम्पोर्टेंट, सॉइल मिट्टी को पलटना और ढीला करना क्यों महत्वपूर्ण है। और 3 एडवांटेजेस बतानी है किसकी, या फिर लिख सकते हैं प्लफिंग की क्या एडवांटेज है, जुताई करना क्यों जरूरी होता है। देखो, दिस अलाउ द रूट टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। द लूज सॉइल अलाउ द रूट टू ब्रीथ इजीली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। इससे जड़ें मिट्टी में गहराई तक जा पाती हैं। ढीली मिट्टी जड़ों को मिट्टी की गहराई तक जाने पर भी आसानी से सांस लेने की अनुमति देती है। जितनी ज़्यादा टर्निंग ऑफ सॉइल की जाएगी, लूजनिंग ऑफ सॉइल की जाएगी, इससे इससे क्या होगा, हमारा जो रूट्स है वो इजीली पेनिट्रेट होएगी और डीपली क्या करेगी, सॉइल में जा पाएगी गहराई के अंदर। लूज सॉइल हेल्प द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब प्रेजेंट इन द सॉइल। दे फर्दर टर्न द लूज सॉइल एंड एड ह्यूमस। ढीली मिट्टी में मौजूद केंचुए और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में मदद करते हैं ये, और वे मिट्टी अधिक ढीली करते हैं। जो अर्थवॉर्म होते हैं और हमारे जो माइक्रोब्स वगैरह होते हैं, वो मिट्टी को और ढीला करने में हेल्प करते हैं, और इससे क्या मिलती है, हमें ह्यूमस मिलती है। दिस ब्रिंग द न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट्स कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट। इससे पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी ऊपर आ जाती है। जितनी भी न्यूट्रिटिव सॉइल होती है, लूजनिंग करने से वो ऊपर की तरफ आ जाती है और पौधों को सारा का सारा न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो जाता है। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप हेल्प अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स। फसलों की बुआई से पहले जुताई करने, खरपतवारों और उखाड़ने और मारने में भी क्या करता है, मदद करता है। क्लियर। तो ये हमारे टिलिंग के क्या थे, इंपॉर्टेंट थी सॉइल के लिए, या लूजनिंग करना या प्लफिंग करने की क्या क्या एडवांटेजेस थे। ओके ओके क्लास, थैंक यू। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।